बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल एयरलेस कंसेप्ट में खुशामदीद कहूँगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने गाज़ लॉ को बड़े डिटेल के साथ जो है उसको समझने की कोशिश की थी कि गाज़ लॉ हमारे पास क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो लेक्चर्स में हमने ये समझा था कि गाज़ लॉ बेसिकली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे। और हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गाज़ लॉ, यानी गाज़ लॉ को हम अप्लाई कहाँ पर करेंगे और किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है गाज़ लॉ का वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। और इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो लेट सपोज ये हमारे पास वो पॉइंट पी है, ठीक है, और इस पॉइंट पी पे हमने इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप कंसीडरेशन करेंगे कि लेट अस कंसीडर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, और उस प्लेन शीट पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप देख रहे हो कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तमाम चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, ठीक है। और इस चार्ज की जो इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिग्मा सिग्मा हमारे पास जो है ये इसकी चार्ज डेंसिटी है। और चार्ज डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिग्मा से, ठीक है। तो हमने कंसिडरेशन की करनी है पहले कि हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एज शो इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर। जो हमसे इस शीट के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो कितना दूर है, डिस्टेंस आर दूर है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम गाज़ लॉ को यूज़ करेंगे। गाज़ लॉ जो है वो हमारे पास एप्लीकेबल है। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बड़े डिटेल के साथ समझ चुके हैं कि गाज़ लॉ हमारे पास एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट बी पर क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है, तो गाज़ लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गाज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करना होगा, और ये क्लोज सरफेस क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है, ये रियल में नहीं होगा बल्कि इमेजिनरी एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर करना होगा ताकि गाज़ लॉ को हम अप्लाई कर सके। और ये क्लोज सरफेस जो है किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गाशियन सरफेस। हम एक सिलिंड्रिकल गाशियन सरफेस कंसीडर करेंगे ताकि गाज़ लॉ को हम अप्लाई कर सके। ये गाशियन सरफेस हमारे पास क्या होगा, तो ये गाशियन सरफेस जो होगा ये इमेजिनरी होगा, किसी भी शेप का होगा, आप अपने मर्ज़ी से, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये 3D होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और ये किसी भी शेप का होना चाहिए जो शेप आपसे आपके लिए आसानी प्रोवाइड करे कैलकुलेशन में, उस शेप को जो है आप जो है कंसीडर कर सकते हो। तो अब ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मालूम करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, एक क्लोज सरफेस कंसीडर करूँगा ताकि गाज़ लॉ को अप्लाई कर सकूँ। और वो क्लोज सरफेस जो मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर, वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर किया है, एक सिलेंडर को कंसीडर किया है। आप ये पिंक कलर का यहाँ पर देख सकते हो, ये एक सिलेंडर है जो मैंने कंसीडर किया है, ये है नहीं ओरिजिनल में, इमेजिनरी है, ठीक है। और ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से मैंने कंसीडर किया है कि इस सिलेंडर का जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये लास्ट वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इस पॉइंट पी से जो है वो पास हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है अकॉर्डिंग टू गाज़ लॉ के मुताबिक जो है मैं इस सिलेंडर से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाज़ लॉ के मुताबिक इस क्लोज सरफेस से इस सिलेंडर से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज इन क्लोज इन दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। और ε0 क्यों लिया है, लेट सपोज कि यहाँ पर इनके बीच में जो है वो फ्री स्पेस है, तो इसलिए ε0 लिया है। दिस इज़ द गाज़ लॉ। अब सर, अब इस गाज़ लॉ में मैंने क्यों की वैल्यू पुट करनी है, तो क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया के, इससे मैं चार्ज की वैल्यू को निकाल सकता हूँ।
इसी चार्ज की वैल्यू को उठाए और इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो ये इक्वेशन 1 आपके पास ये बन जाएगा और इसको हमने फाइनली इक्वेशन ए का नाम दिया है। तो इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स, पास होने वाला फ्लक्स जो है वो बराबर है 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ए। तो ये अकॉर्डिंग टू गास लॉ। अब अगर हम जो है फ्लक्स का फार्मूला यूज़ करें और इससे फ्लक्स कैलकुलेट करें, फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए, ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए, या फिर मैं कह सकता हूँ ई ए कॉस थीटा। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें और इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स को निकालें, तो फिर हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, अलबत्ता इस क्लोज सरफेस को हम इसको डिवाइड कर देंगे सरफेसिस पर, ठीक है। और इनके 3 सरफेसिस है, एक इसका जो सरफेस है ये वाला सरफेस है क्रॉस सेक्शनल, और एक यहाँ पीछे एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस होगा और एक ये कर्व सरफेस है। 3 सरफेसिस है, तीनों से अलग अलग हम मालूम करेंगे, क्योंकि तीनों जो है उसको उससे हम अलग अलग इसलिए मालूम करेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम मालूम नहीं कर सकते हैं। और प्लेट सरफेस है ये, और प्लेट सरफेस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका डिटेल जो है वो पहले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको दे चुका हूँ। बहरहाल अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है फ्लक्स थ्रू सिलेंडर मालूम करने वाले हैं। तो जैसा कि सिलेंडर जो है इसके 3 पेसिस है, एक हमारे पास ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, जिसको मैंने S1 कहा, ये दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है या क्रॉस सेक्शनल ओपन सरफेस है जिसको मैंने S2 कहा, और ये वाला जो है ये कर्व एरिया है और इसको हमने क्या कहा, S3 कहा। तो अब देखिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं। तो पहले एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स थ्रू S1 क्या हो जाएगा, तो S1 से अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पर ज़रा यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को ज़रा समझिए। ये S1 है, तो इस S1 की जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड बल्कि इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो भी सेम वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस तरीके से अगर मैं इस S1 की बात करूं, ठीक है, ये तो S2 के लिए हुआ, S1 की बात करूं तो इस S1 का जो डायरेक्शन है वो ये इसका डायरेक्शन ये होगा इस एरिया का, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो उसका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा। क्योंकि इस डायग्राम में जो है ये शीट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर शीट है। तो जब यहाँ पर शीट है तो शीट से जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड यूँ भी निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में भी एंगल 0, इनके बीच में भी एंगल 0। अगर मैं इस कर्व एरिया को देखूंगा तो इस कर्व एरिया से एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है, या बाहर की तरफ होगा। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको कंसीडर कर सकते हो हर एक पॉइंट पे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो है हमेशा एंगल दोनों के बीच में 90 रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, ये S1 और S2 से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए फ्लक्स का फार्मूला है E डॉट ए, ये हो जाएगा E A cos थीटा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो मेरे पास जो फ्लक्स होगा S1 से पास होने वाला फ्लक्स और S2 से पास होने वाला फ्लक्स जो है, दोनों फ्लक्स जो है वो E और A के बराबर होंगे। इस तरीके से जो कर्व एरिया है, इस कर्व एरिया से पास होने वाला फ्लक्स वो ई ए कास थीटा, और कास थीटा जो है यहाँ पर 90 है, मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ, ठीक है। और इससे पास होने वाला फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो इस सिलेंडर से पास होगा वो हमारे पास बराबर हो जाएगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, 1 पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया और कर्व एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लक्स हमारे पास आ जाएंगे वो इतने आ जाएंगे। तो 2 तरीक़ों से हमने फ्लक्स को निकाला। पहले हमने ये देखा जब हमने गाज लॉ को यूज़ किया वहाँ पर, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया था, तो उस सेम सिलेंडर से जो पास होने वाला फ्लक्स था वो बराबर था 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर एरिया हमारे पास था, इसके बराबर था, ठीक है। और जब हमने फार्मूला E डॉट ए को यूज़ किया तो फिर हमारे पास फ्लक्स इसके बराबर आया। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो क्लोज सरफेस है या जो सिलेंडर है वो तो सेम है, एक ही सिलेंडर है, और एक ही सिलेंडर से गाज़ लॉ के मुताबिक इतना फ्लक्स पास होगा और फार्मूले के मुताबिक इतना फ्लक्स पास होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों फ्लक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन ए कहा था और ये इक्वेशन बी हुआ। तो अगर मैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंबाइन करूँगा तो दोनों इक्वेशन के एक साइड जो है बराबर है फ्लक्स वाले साइड, तो ये साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ
कि जो ये जो हमारे पास फ्लक्स हमने फाइंड किया था बाय यूजिंग गाज़ लॉ, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2a के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है इसका फार्मूला ये आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो और किसी भी पॉइंट पे हमने इस इनफाइनाइट शीट के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर जहाँ पर भी, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जस्ट इस शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको लेना होगा और इसके अलावा इनके बीच में जो यहाँ पर मीडियम है, अगर मीडियम जो भी होगा प्री स्पेस होगा तो हम प्री स्पेस पुट करेंगे, अगर प्री स्पेस नहीं है तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी पुट करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास डायरेक्टली उस शीट का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो गाज़ लॉ को यूज़ करके हमने जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज था उसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है फार्मूला ड्राइव कर दिया है। अब इस फार्मूले को आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है और चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये था पहला एप्लीकेशन गाज़ लॉ का, ठीक है, जिसमें से हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो है एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगी तो उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट हम कर सकते हैं बाय यूजिंग गाज़ लॉ। चले, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।